ड्यूटी चार्ज का भी ट्रेनिंग चल रहा था और ये ट्रेनिंग जो लेते हैं बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत ही नॉलेज में इतना बता दें कि नॉलेज में एकदम भरपूर हैं और जो भी चीज़ें एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे उनके दिमाग में कंप्यूटर की तरह फिट हो जाता है। तो उनका ट्रेनिंग चलता है और आज हरी संजीवनी का ट्रेनिंग चलेगा। जो भी हमारे किसान भाई हैं, आज उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और तीसरा सेशन चलता है जो कि एक कोई भी हमारे गुरुजी लोग होते हैं, लीडर होते हैं, वो इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं कि कैसे वहाँ तक पहुँचे। तो दूसरे सेशन का टाइम हो गया है, ओवर भी हो गया है, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ पर एक ऐसे लीडर को इनवाइट करेंगे, एक ऐसे ट्रेनर को इनवाइट करेंगे, जो कि उनको हम देखे हैं कि जो भी चीज़ें करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, एकदम गहराई में जाके करते हैं। तो नो डाउट आज जो हरी संजीवनी की हम लोगों को ट्रेनिंग मिलने वाली है, बहुत ही शानदार मिलने वाली है और जो भी किसान साथी हैं, जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी साथी अगर उन किसानों को जानते हैं और किसान परिवार से भी हैं, तो अपने परिवार के साथ देखें, बल्कि अपने लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इनवाइट भी आज कर दें और तुरंत इनवाइट करें क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है वो सेशन जिसके लिए आज हम लोग बहुत बेकरार हैं, कल ही बहुत बेकरार हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम एक ऐसे यहाँ ट्रेनर को इनवाइट करेंगे, जो कि हरी संजीवनी के रग-रग ये हरी संजीवनी की ट्रेनिंग हमने उनका देखा है। वो एक-एक शब्द बहुत बारीकी से बताते हैं। कैसे ये खादें बनती हैं, कैसे इसमें दवाई का प्रयोग होता है, इसका लाभ क्या है? तो आज मिलने वाला है, तो हम ज़्यादा लेट ना करते हुए यहाँ पर इनवाइट करते हैं आदरणीय डॉक्टर विजय बहादुर जी, प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन। आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। एक ज़बरदस्त तालियों के साथ। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आर सीएम। जय आर सिंह सर। साथियों, सुबह-सुबह आप लोगों से मिल करके मैं खुद एनर्जेटिक हो जाता हूँ। मेरे अंदर खुद ऊर्जा का संचार हो जाता है। आवाज आ रही है सर ना? थोड़ा फँस रही है। मेरी आवाज साफ-साफ आ रही है सबको? हाँ, अभी को आई। अभी क्लियर है? यस। हम सब इस सेशन को बेहतर बनाएंगे और आप लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है और खुशी हो रही है। तो जिंदगी में अभी जैसे अनिल सर ने बताया कि चैलेंज, आप इतनी लाइफ स्टोरी सुन रहे हैं, आप देखे होंगे कि जो भी कामयाब व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में चैलेंज न रहे। और जिन लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया वो कामयाब है। अनिल जी ने तो पूरा भाव कर दिया साहब। जितने साथी थे, मैं नहीं जानता कि उनके दिल में क्या आया, लेकिन मुझे मेरी कहानी याद आ। तो समय कम है और आज हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जब वो नारा दिया जाता है ना, बहुत पहले एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, और आज वो नारे में ही रह गया साहब। क्योंकि ये दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो अपना काम छोड़ देना तो सारी चीज बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। अगर सैनिक अपना काम छोड़ दें तो हम कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, और किसान अपना काम छोड़ दें तो कितना भी पैसा हो, तो कहावत कही जाती है ना कि पैसा खाओगे क्या, खाना तो अनाज ही है साहब। और आज की कहानी है कि किसान की भलाई सिर्फ लोगों के जुबान पे। आज हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। यस।
उतनी इनकम नहीं हो पा रही। तो इस कड़ी में आज एक ऐसे शानदार प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि बहुत से किसानों की जिंदगियां बदल रहा है। और साथ में एक चीज और लास्ट में बात करेंगे कि जैविक खाद आप तैयार कैसे करते हैं, कैसे बना सकते। तो साथियों, हरी संजीवनी एक ऐसा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हरी संजीवनी, बहुत सारे साथी हमारे फोन करते हैं तो ये पूछते हैं कि सर हरी संजीवनी देने के बाद खाद की जरूरत। तो पहले तो ये जान लीजिए कि हरी संजीवनी एक ट्रीटमेंट है, ना कि कोई खाद है। ये हमारी मिट्टी से लेकर के फसल का ट्रीटमेंट करती है, उनको पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करती है। जो भी बाधाएं हैं मिट्टी के अंदर फसल तक पहुंचने की, उनको दूर करती है। तो आइए बात करते हैं उस पे हम। स्लाइड दिख रही है सर? यस, यस सर, दिख रही है। क्लियर दिख रही है? हाँ, जमीन के लिए अमृत है हरित संजीवनी। बिल्कुल फुल स्क्रीन है। साथियों, आज चारों तरफ से नारा दिया जा रहा है कि हरित क्रांति, हरित क्रांति। आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई? जो ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई फर्स्ट टाइम में यूज हुआ 1968 में। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसके की शुरुआत की डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य आखिर क्या था? जब एक समय आया, किसान परेशान होने लगे, बहुत मेहनत करते थे तो पैदावार उस ढंग से हो नहीं पाती। तो इस पे वैज्ञानिक शोध करना शुरू किए और सबसे पहले 1968 में हाइब्रिड बीज को लेके आए। और जब हाइब्रिड बीज आया तो किसानों के चेहरे पे चमक शुरू हुई, क्योंकि ये पैदावार ज्यादा देता। पैदावार बढ़ा, किसानों के चेहरे पे खुशियां लौट के आई। लेकिन ये ज्यादा दिन रहा नहीं। 2 साल के बाद ये पौधे बड़ी तेजी से मरने लगे। क्यों? क्योंकि अगर पैदावार ज्यादा दे रहे हैं तो भोजन भी अच्छा चाहिए, ज्यादा चाहिए। मेहनत करने वाले व्यक्ति को आप देखे होंगे कि उन्हें भोजन चपके चाहिए। अगर पेट खाली है तो मेहनत नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से हाइब्रिड सीड जो है, ये जो बीज आया तो 2 साल तक तो खूब दिया प्रोडक्शन, अच्छा पैदावार हुआ। 2 साल के बाद ये मरना शुरू किया। वैज्ञानिक फिर परेशान। फिर उन्होंने विचार किया कि इन्हें कुछ अलग से देना चाहिए। और उस समय फिर ये रासायनिक खाद की उत्पत्ति की, कृत्रिम खाद बनाने में लग गए और बना करके किसानों को प्रोवाइड कराया। फिर काम अच्छा चलने लगा, कीटनाशक बनाए। लेकिन क्या हम जानते हैं? इस स्लाइड को गौर से देखिएगा साहब, कि आज हमारी मिट्टी बंजर होने की तरफ क्यों बढ़ रही है। आप सभी किसान साथी यूरिया देते हैं और उसमें एक चीज आप देखिएगा, उसकी बोरी पे लिखा होता है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 46% होता है। अब 46% नाइट्रोजन होता है
तो ये 54% क्या होता है? दूसरा सिंगल सुपर फास्फेट, ये मात्र 16% होता है, मात्र 16%। फिर 84% क्या होता है? म्यूरेट ऑफ पोटास, ये 60% होता है। फिर 40 किलो क्या होता है? मैं बताऊं साहब कि ये कैरियर होता है, बेस होता है, जिस पे चढ़ा करके इन कृत्रिम खादों को हमारे तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब इसको बनाने में शुरुआत हुई, शुरू किए वैज्ञानिक उसको बनाना, तो ये पेट्रोलियम बेस बनाया जाता था। और पेट्रोलियम बेस होने के कारण या तो पानी के साथ घुल करके मिट्टी के नीचे चला जाता था, या हवा के साथ मिल करके उड़ जाता था। हमारी मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं करता। लेकिन बदलाव होता रहा। आज जितने भी रासायनिक खाद आ रहे हैं वो पॉलीमर बेस आ रहे हैं। जैसा कि जो भी साथ केमिस्ट्री के छात्र होंगे जानते होंगे कि पॉलीमर यानी प्लास्टिक, एक ऐसा रसायन जिससे प्लास्टिक तैयार हो। और हम अब सोचिए कि आज अगर हम एक बोरी यूरिया 100 किलो एरिया दे रहे हैं तो 46 किलो उसमें नाइट्रोजन होता है और 54 किलो पॉलीमर बिछा रहे हैं। अब थोड़ा सा विचार करिए कि हम जितनी तेजी से इन खादों को अपने खेतों में दे रहे हैं और पॉलीमर तेजी से बिछा रहे हैं। आप देख रहे होंगे पहले इसकी जब शुरुआत हुई रासायनिक खाद की तो बहुत कम मात्रा में हुई, फिर ये बढ़ता गया और आज इतना बढ़ गया कि आज तो हम खाद जब देते हैं ना तो कैसे देते हैं? पड़ोसी की फसल को देखते हैं, उसका काला है, अच्छा है, हरा है, बाजार जाते हैं ला करके दे देते हैं। इन पॉलीमर, क्योंकि उन्हें हमें पता नहीं है कि ये पॉलीमर हमारे खेत को किस तरह से बंजर बनाएगा। अब ये तो पड़ ही चुका है और इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि ऑलरेडी हमारी धरती में 5% जैविक कार्बन है, वो एक नीचे दबने लगा, वो मिट्टी के ऊपर आना बंद कर दिया। आज कोई भी किसान जाकर के अपने खेत की जांच कराए, मिट्टी की जांच कराए, 1 से 1.5% से ज्यादा जैविक कार्बन नहीं मिलेगा, जो हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी। कीटनाशकों का हम अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू किए, जिसकी वजह से हमारे मित्र कहे जाने वाले मृदा विन्यास के जो सबसे प्रचुरता में सहायता करते थे, जिन्हें किसान मित्र कहा जाता था, केचुआ, ये मरने लगे। और केचुआ न होने की वजह से हमारे मिट्टी के अंदर, केचुआ को देखे होंगे कि वो चाल करके एक सुराग बना देता था और उस सुराग के जरिए सूर्य की किरणें, ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर तक जाती। कार्बन और ऑक्सीजन ये बहुत जरूरी होता है फसलों के लिए, जो कि मिलना बंद कर दिया। अब ये नहीं मिल रहा है, मिट्टी कड़ी हो रही है, तो फसलें तो नुकसान में आएंगी। साधन क्या है साहब? अब इस पॉलीमर को सिर्फ और सिर्फ एक चीज तोड़ सकता है, जिसका नाम है ह्यूमस। ह्यूमस ही इस परत को तोड़ के खत्म कर सकता है। रास्ता है, 1 एकड़ में 4 ट्रैक्टर की टाली आप गोबर डालो, जो कि संभव नहीं है। 1 एकड़ में अगर हम 4 टाली ट्रैक्टर की गोबर ढूंढना शुरू करें तो ये पर्याप्त है नहीं। फिर दूसरा रास्ता क्या है? आरसीएम ने एक ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट को इजाद किया, हमारे बीच में लेके आए, जिसका नाम है हरीश संजीवनी। हरीश संजीवनी 4 पार्ट में है साहब।
पहला बचपनावस्था। बचपनावस्था जैसे इंसान में 4 स्टेज होते हैं, वैसे ही फसलों में होते हैं। जनन अवस्था, बचपन अवस्था, यौवनावस्था और परिपक्व अवस्था। अब हरि संजीवनी 4 पार्ट में बनाया भी गया था, जैसा कि आप यहां पे देखे होंगे। तो हरि संजीवनी भी 4 पार्ट में प्रजनन की समय का, जनन के समय उसके लिए क्या चाहिए, बचपन अवस्था में कौन सी पोषण चाहिए, यौवनावस्था में कौन सा पोषण चाहिए फसल के, और परिपक्व अवस्था में कौन सा पोषण चाहिए, इसके लिए 4 चीजें। हरि संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 ये क्या है? हरि संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 एक उच्च तकनीक से बनाया हुआ, एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड निर्माण इसका हुआ है। हरि संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 सभी सीजन में आने वाली सभी प्रकार की फसलों को लगाते समय या लगाने के 30 दिन बाद हम इसे जमीन में दे सकते हैं। अब कैसे देना है? इसे आप जो खाद आप दे रहे हो उसमें मिला करके या मिट्टी में मिला करके या ड्रिपिंग विधि से अपने खेतों में इसे दे सकते हैं। अब इस तरह से खाद में आप मिला सकते हो, मिला करके छिड़काव कर सकते हो इस तरह। और छिड़कने, फसल लगाने से पहले मिट्टी में इसका छिड़काव करें, ड्रिपिंग के माध्यम से दे सकते हैं। अगर ड्रिपिंग के माध्यम से नहीं दिए हैं तो इसका छिड़काव करने के बाद पानी दे दें, ताकि ये पूरी तरह से मिट्टी के अंदर मिल जाए। पौधों में इसे घोल करके आप दे सकते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, इसके इस्तेमाल से क्या क्या फायदे होने वाले? जैसा हमने बताया कि जो रसायन अघुलनशील है, हमारे जो खाद हम दे रहे हैं वो एक लेयर बनाती चली जा रही धरती में, उसे तोड़ने का काम करता है, उसे ये घोल देता है, जमीन को भुरभुरी बनाता है, जमीन में नमी को रोक के रखता है, फसल के जड़ों में सूक्ष्म वृद्धि होने लगती है। प्रक्रिया नंबर 1 के निरंतर इस्तेमाल करने से जमीन में जो हमारे, जैसा हमने कहा ना, मित्र बैक्टीरिया, इनकी संख्या बढ़ने लगती है, विकास होने लगता है। जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन बढ़ना शुरू कर देता है और पौधों के अंदर सूक्ष्म अन्न तत्व मिलने में मदद होती है और ये नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। क्या क्या चाहिए धरती को? जैसा हमने कहा, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, जो कि ये प्रकृति से मिल जाता है। इसका कोई साधन नहीं है कि हम फसलों को दे पाए। और जो हम खाद दे रहे हैं, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, इतना अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, इसकी वजह से ये तीनों प्राकृतिक चीज हमारे पौधों को नहीं मिल पा। उसके बाद जो मुख्य खाद चाहिए उसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे फसलों को चाहिए। उससे थोड़ा कम चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये भी हम दे लेते हैं। लेकिन विचार करें, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट हम देते हैं? उसमें से एक चीज देते हैं, जो किसान भाई होंगे वो समझ रहे होंगे कि जिंक तो हम दे लेते हैं। क्या कभी बोरान दिया, आयरन दिया, क्या कॉपर दिया, मैग्नीशियम दिया, मेलिब्डेनम दिया या क्लोरीन दिया? नहीं दे रहे।
और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, बहुत थोड़े मात्रा में चाहिए, लेकिन हमारे फसलों को चाहिए, क्योंकि ये सारे जो सूक्ष्म पोषक हैं यही हमारे फसलों को रोग से बचाते हैं। हम लगे हुए हैं कि बस फसलों में कोई रोग आया, दवा की दुकान पे पहुंचे, अंधाधुंध दवा कर रहे, जैसे इंसानों में होता कर रहे हैं वैसे अपने फसलों के साथ भी कर रहे हैं। हम इंसान भी वही काम करते हैं कि पोषण पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसा कि अभी न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग पीछे चली, और दवा पे खूब खर्च कर रहे हैं, और वही काम हम अपने फसलों के साथ कर रहे हैं कि उनके पोषण पे सही ध्यान ना दे करके हम अंधाधुंध दवा का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे पेस्टिसाइड का प्रयोग होने से धरती के अंदर जो मित्र जीव हैं वो मरते जा रहे हैं। अब हरि संजीवनी पार्ट 1 देने से क्या फायदे होंगे? सबसे पहले तो ये चिलेशन क्रिया को पूर्ण करे। अब चिलेशन क्रिया होती क्या है? हम खाद दे करके संतुष्ट हो जाते हैं, खूब खाद दे रहे हैं, लेकिन मिट्टी कड़ी होने के कारण ये क्या होता है, चिलेशन क्रिया, ये कण जो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे नाइट्रोजन दे रहे हैं, ये कण आपस में मिल करके भारी कण बन जाते हैं, जो कि हमारी पौधों की जड़ों तक पहुंच नहीं पाते। और हरि संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 ये एक बहुत ही हार्मोनल स्टिमुलेशन करता है, हार्मोनल एक इफेक्ट पैदा करता है। इन जो सेल एकत्रित हुए हैं इन्हें तोड़ करके फिर छोटे छोटे कणों में बनाने का काम करता है, जो कि हमारे पौधों को आसानी से मिल सके और हमारे पौधों का विकास हो सके, इनके शाखाओं को बढ़ने में मदद करता है। अब जैसे सुने होंगे कि जब हमारी बॉडी एसिडिक और अल्कलाइन होती है तो हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। पीएच वैल्यू का बहुत बड़ा महत्व है, और जहां बताया गया है कि जो प्योर पीएच वैल्यू है जो हमें चाहिए वो लगभग 7 के आसपास चाहिए, फसलों में 6.5 से 7.5 चाहिए, और हम जो खाद दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम अंधाधुंध पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे मिट्टी का पीएच वैल्यू बदल रहा है। और जब मिट्टी का पीएच वैल्यू बदल रहा है तो सोच के देखिए कि जब पीएच कम होता है हमारे शरीर का तो सड़न गलन पैदा होने लगता है, ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा पैदा होने लगती हैं। तो अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू कम हुआ या अधिक हुआ तो दोनों तरफ से नुकसान होना। यह मिट्टी में नमी को रोक कर रखता है, काफी देर तक रोक के रखता है, जिससे हमारे पौधों को बराबर पानी मिलता रहता है और सूक्ष्म कणों को जो पोषण हम दे रहे हैं उन्हें अवशोषित करने में मदद करता है। दूसरी चीज, ये मिट्टी को भुरभुरा बना करके पौधों के जड़ों का विकास करता है। अब अगर देख रहे होंगे आप कि पौधे बहुत जल्दी मरने लगते हैं, उसका कारण यही है कि हमारे पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, काफी सीमित दायरे से उन्हें पोषण उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पौधे जल्दी मर रहे हैं। यह मित्र जीवाणुओं को, जैसा कि हमने बताया, कि बढ़ाने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह मित्र जीवाणुओं को मरने से बचाने में भी मदद कर रहा है। और जो हम पोषक देते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो उन्हें अवशोषित कराने में मदद करता है, बल्कि सभी पोषण तत्वों को जो सूक्ष्म है
कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, इन सभी पोषक तत्वों को पौधों में अवशोषित कराने में हरी संजीवनी पार्ट 1 मदद करता है। हरी संजीवनी पार्ट 2, पौधों को संतुलित वृद्धि होती है और यह पौधों को के पत्तों का विकास करने में मदद करता है। यह हार्मोन का नैसर्गिक रूप से बनाने में मदद करता है। और जो पत्तों का आकार बढ़ता है, देखिए साहब, पत्तों का भोजन, पत्तों को, पौधों का जो भोजन होता है वो पौधों के पत्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि पौधों का जो भोजन होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है तभी बनता है, और वहां पे 5 चीजें चाहिए, तभी इंसान को भी ऑक्सीजन मिलता है और पौधों को भोजन। जो विज्ञान के छात्र होंगे वो जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 5 चीजें आवश्यक हैं। पहला चाहिए हरित लवक, पानी, नाइट्रोजन, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ये चीज नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी नहीं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन बनने वाली नहीं और पौधों का भोजन बनने वाला नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का समन नहीं होगा, ऑक्सीजन बनेगा नहीं, तो दोनों चीज खतरे में आ जाएगी। पौधों का भोजन नहीं बनेगा तो पौधे खतरे में आ जाएंगे, और ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो इंसान खतरे में आ जाएंगे। इसलिए प्रक्रिया नंबर 2, इसे देना कैसे? 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके फसल लगाने के 30 दिन बाद ये फसलों के ऊपर छिड़काव करना है। इसे इस तरह से हम छिड़काव करते हैं। 3, ये तब प्रयोग किया जाता है जब फसलों में फूल आने की अवस्था होती है। फसलों के यौवनावस्था में अब तमाम कमियों के कारण ये अच्छे मादा फूलों का निर्माण नहीं हो पाता, और प्रक्रिया नंबर 3 का प्रयोग जब हम उस समय पे करते हैं तो मादा फूलों की संख्या बढ़ा करके यह सशक्त मजबूत फूल पैदा करती है जो ज्यादा से ज्यादा फल में परिणत हो पाता है। इसका छिड़काव पहले दूसरे छिड़काव के दूसरे स्टेप के 15 दिन बाद उसी तरह से इसका छिड़काव हम अपने फसलों पे कर सकते हैं। स्टेप 4, यह फलों और फूलों का संतुलित अन्न तो देने में मदद करता है। यह हमारे पत्तों को हरा भरा रखता है जिससे पौधों का भोजन अच्छी तरह से बनता है, और यह फलों में वृद्धि करने में सहायक होता है। अब अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करते हैं तो अधिक मात्रा में फल तो आएंगे ही, और वो फल बहुत ही बेहतर साइज में होंगे, बहुत अच्छे कलर में होते हैं, और नॉर्मल रूप से जो आप खेती करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि लगभग आपकी पैदावार 1.5 गुना बढ़ जाएगी। और अगर आप उस फसल को 1 महीने तक तोड़ रहे हो, 1 महीने वो प्रोडक्शन दे रही है, तो 1.5 महीने से 2 महीने में वो परिणित हो जाएगी। समय लंबा हो जाएगा क्योंकि खुराक जड़ बेहतर उठा रही है, और ये पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह फलों की साइज को बढ़ाता है, गुणवत्ता को बनाने में मदद करता है। और ये रहा स्टेप 4। और बहुत सारे साथी हमारे अभी फूल की खेती कर रहे हैं, पत्तेदार सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जैसे मूली हुआ, पालक हुआ। तो इसके लिए हमें प्रक्रिया नंबर 2, प्रक्रिया नंबर 3 और प्रक्रिया नंबर 4, इन सभी को आपस में मिला लेना है, और 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के अनुपात में ये फूल वाले किसान
इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि फूल के जो किसान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खुद फूल की खेती होती है साहब, और ये बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। सबसे पहला ये होगा फूल के किसानों के लिए फायदा कि जी बाहर से जब वो बहुत महंगी से महंगी फूलने के लिए, फूल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब भी वो ला करके उस दवा का छिड़काव करते हैं, तो होता क्या है कि एक दो बार के बाद, एक बार दो बार पैदावार के बाद उसकी जो फली होती है, जो फूल होते हैं, वो छोटे छोटे और बहुत जल्दी ही वो खत्म हो जाते हैं, पौधा सूख जाता है। लेकिन हरित संजीवनी का शुरू से लगातार अगर आप प्रयोग हर 15 दिन पे इन 2 3 4 प्रक्रिया को आपस में मिला करके बराबर करते रहेंगे, तो पहला फायदा यह होगा कि फूल की साइज हमेशा बेहतर बनी रहेगी, काफी लंबे समय तक फूल का पैदावार मिलता रहेगा और बहुत ही एक मात्रा में बढ़ती रहेगी। तो साथियों, प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देना है, 2 3 4 का छिड़काव करना है, और यह किसी भी प्रकार की दवा के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह वो दवा अल्कलाइन ना हो। अगर मिश्रण में अल्कलाइन में कोई दवा आप छिड़क रहे हो, उसमें इसका घोल बनाते हो, तो दूध को फटते हुए देखा है ना, एकदम आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा पाउडर उस दवा में पहले मिला करके अलग पानी में देख लेना, अगर वो दूध की तरह फट जा रहा है तो समझ लेना कि वो दवा अल्कलाइन है, उसके साथ इसको नहीं देना है, नहीं छिड़काव करना है। बाकी किसी भी दवा के साथ आप इसको मिला करके छिड़क सकते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो, कोई भी हो। अच्छे परिणाम के लिए इसे सुबह में छिड़कें, 11 बजे से पहले छिड़काव कर दें या 5 बजे के बाद करें। और साथियों, हरित संजीवनी मानव के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए और पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अभी जो समय है, नवंबर से शुरुआत होकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक गेहूं, मकई, जिंजर, हल्दी, चना, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा और तमाम सब्जी की खेती। इस समय जो 12 महीने जो खेतियां होती हैं, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, लौकी, करेला, मेथी, पालक, धनिया, गाजर, खीरा, ये सब्जियां आज के समय में हमेशा उगाई जाने लगी। तो इन सारी सब्जियों में इनका प्रयोग करके किसान अपने अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। और साथियों, यह 2 पैक में आता है। एक पैक 1 एकड़ के लिए होता है और दूसरा आधा एकड़ के लिए होता है। यानी एकड़ देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान में 1 एकड़ बराबर 6 बीघा होता है, लेकिन हमारे यहाँ 1 एकड़ बराबर 1.5 बीघा होता है। तो ये 1 एकड़ के लिए 750 ग्राम का पैक है, जिसके MRP 1800 है। और जो ही आपने JR सिम बोला तो ये 1200 का पड़ जाता है। 900 बिजनेस वॉल्यूम भी है। दूसरा आधे एकड़ यानी 15 बीसा के लिए, जिसके MRP 1000 है और DP 650 है और बिजनेस वॉल्यूम 487 है। तो साथियों, थोड़ी ये हरित संजीवनी हमारी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हर जगह के किसान इस पे इसका बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं। तो जो साथी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वो साथी इसका पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो
समय बहुत हो चुका है। रवि सर, रवि सर, बिल्कुल सर। हेलो, 2 मिनट और ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक मिशन टोटल इन हरि संजीवनी का जबरदस्त अगर लाभ हमें लेना है तो हमें 2 चीजों से भी लगातार उसमें बदलाव लाना है। जैसा हमने बताया कि रासायनिक खाद का प्रयोग अगर इसी तरह से अंधाधुंध करते रहेंगे तो हमारी मिट्टी में बदलाव नहीं आएगा। जी जी जी। हरित क्रांति का मतलब क्या है? एक मिशन पे हम और काम कर रहे हैं, तो चूंकि किसानों के साथ मिलने का आज मौका मिला है तो हम चाहते हैं कि जो भी किसान साथी हैं हमारे इस अभियान में मिल करके साथ दें और लाभ उठाएं, खुद लाभ उठाएं और किसानों की जीवन को बदलने में सहायता प्रदान करें। तो आज थोड़ी सी एक फार्मूला हम बता रहे हैं जो कि जैविक खाद बनाने का है और बहुत ही आसान, इतना आसान है कि वो हर किसान कर सकता है। 1 एकड़ जैविक खाद बनाने के लिए आपको बस एक 20-25 लीटर की प्लास्टिक की टंकी चाहिए, 10 किलो गोबर चाहिए, ताजा गोबर 10 किलो, जो लगभग हर किसान के यहाँ, और ये किसी पशु का हो, और 10 लीटर उस पशु का पेशाब चाहिए, मूत्र चाहिए। और इस बहुत से सारे लोग, क्योंकि इस पे मैं काम कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मूत्र सर, गोबर तो मिल जाएगा, मूत्र कैसे एकत्रित होगा? तो बस एक चीज करें कि उसको जहां पे पशु आप बांधते हैं उसको फर्श बनवाएं, थोड़ा सा ढालू बनाएं और एक तरफ से नाली बना करके एक टंकी में उसको जोड़ दें, वहां पे एकत्रित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपको चाहिए 1 किलो बेसन, वो किसी का हो सकता है, चना का हो, मटर का हो, 1 किलो बेसन चाहिए। और 1 किलो गुड़, वो कोई भी जो पशुओं को खिलाने के लिए गुड़ आता है उससे भी काम चलेगा। क्यों चाहिए गुड़? क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो बहुत प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है, जैसे गुड़ के अंदर आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बोरान पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो जो हमारे फसलों को सूक्ष्म न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी चाहिए 1 किलो। क्यों? क्योंकि बरगद और पीपल हमारे प्रकृति को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले होते हैं। दूसरी बात कि उनके नीचे, उनकी वृक्ष के नीचे हमारे जो मित्र बैक्टीरिया है वो पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं। ओके ओके। इतनी ही चीज चाहिए। और इनको करना क्या है कि उस टांकी में डाल करके, घोल करके 15 दिन तक बंद कर देना, और 15 दिन के अंदर वो एक ऐसा जैविक खाद बनेगा, और ये एक बार के लिए, 1 एकड़ के लिए, यानी 30 बिस्सा के लिए एक बार अगर आपने इसको बनाया तो 1 एकड़ में आप दे सकते हो। अब इसे लगभग जो फसल, जैसे गेहूं की फसल है तो लगभग 4 दूना 8, लगभग 3 महीने की फसल है, तो 4 बार लगभग प्रयोग होगी। और 4 बार प्रयोग करने के लिए आपका जो खर्च है, जोड़ के देखिए, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, इसके अलावा कोई भी 1 रुपए का खर्च नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं साहब कि ये जो आप डाई देते हो उससे 10 गुना ज्यादा ये परिणाम देता है, ये रिस्पांस देता है और हमारी फसलों को सुरक्षित रखता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये हमारी मिट्टी को बनाए रखने में पूरी तरह से मदद करता है। अगर हरित संजीवनी के साथ आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका खर्च 0 हो जाएगा। देखिए साहब, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ये कहते हैं यार इन लोगों की तो चिल्लाने की आदत है। एक बार ये सोच के देख लो ना, कुछ लगता है क्या? एक 25 लीटर की टंकी लाओ, 10 किलो गोबर उसमें डालो, 10 लीटर मूत्र डालो, 1 किलो गुड़ डाल दो, 1 किलो बेसन डाल दो और 1 किलो मिट्टी डाल करके इसे 15 दिन के लिए रख दो। और ज्यादा नहीं तो एक 5 बिस्से में इसका प्रयोग करो, क्योंकि इतना जो बना के आप रखोगे
वो 5 हिस्से के लिए 5 स्टेप के लिए हो जाएगा। 5 बार अब उसे आप देख सकते हो, किसी सब्जी की फसल में आप दे के देखो। जी जी जी। गारंटी मैं बताता हूं कि आपका परिवार स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक मुक्त फसल मिल जाएगी आपको, सब्जियां मिल जाएंगी, और जब आपके सामने ये सफलता दिलाएगी तो आपको का टोटल खर्च खत्म हो जाएगा। तो एक बार हम सभी साथियों से गुजारिश करेंगे कि हरी संजीवनी के साथ साथ इन चीजों का आप एक बार प्रैक्टिकल करो, जो कि बहुत ही आसान है। और साथियों, कल के सेशन में हम कीटनाशक नहीं, कीट रोधक की बात करेंगे, जो हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, रैपिड। ये किस प्रकार से अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स के प्रयोग पे रोक लगा सकता है, किस प्रकार से हमारी फसलों को की रक्षा कर सकता है, और कौन कौन से कीटों से ये बचाता है। तो साथियों, बहुत समय ले लिया, क्षमा कीजिएगा, और रवि सर से आग्रह करेंगे कि रवि सर प्लीज कम ऑन दिस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू